हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं डिटेल में। और हमने कल के लास्ट के लेक्चर में देखा था कि एग्जाम्पल और हमने 3 तरह के समुच्चय के बारे में डिस्कस किया था, रिक्त समुच्चय और समान समुच्चय और परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो सेम उसी एग्जाम्पल के जैसे ही ये आज के पूरे प्रश्न 1 से 6 तक के पूरे क्वेश्चन हैं और ज़्यादा कोई इसमें कोई खास नहीं है। और इसको हल करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में आपका समय पूरा क्वेश्चन को हल करा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्वेश्चन बड़ा इजी है, कोई बात नहीं है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग फिर 1.3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले इसको क्वेश्चन को पहले हल करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हमने कल आपको बताया था रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो या ना उपस्थित हो वो शून्य समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, चलो देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, पहले बात ये करिए, देखिए कि विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। देखिए, विषम प्राकृतिक संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 और क्या होती है 11 और क्या होता है 13 और क्या होता है 17 और क्या होता है इससे डेढ़ से अनंत तक बढ़ता चला जाता है। तो अब एक चीज़ थोड़ा जाएगी, तो विषम प्राकृतिक संख्या तो हमें मिल गई, लेकिन हमें पूछा क्या है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो दुनिया की कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है कि जो 2 से विभाजित हो जाए। कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो कि संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये समुच्चय क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय होगा। इसको लिख लीजिए, ये फर्स्ट वाला क्या होगा, सही होगा ना। ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फाई या रिक्त समुच्चय। लिख दीजिए बढ़िया से, रिक्त समुच्चय। इसको इस तरह बल्कि करके लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए फाई, इसको लिख दीजिए या, चाहे इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए। ठीक है, पहली बात तो हमने बोला है कि रिक्त समुच्चय कौन कौन उदाहरण है। अगर हैं तो यस का टिक करिए, नहीं है तो क्रॉस लगाइए, और नहीं तो इसको लिख दीजिए, सबसे बढ़िया तो यही है। ठीक है, अगला देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय यानी कि अभाज्य संख्या कौन कौन होती हैं। अभाज्य संख्या, वो भी सम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या होती है हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, 2 होगा और क्या होगा 3, 5, 7, यानी कि सम अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके 2 टुकड़े ना हो वो कहलाएगा सम अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7 और क्या होगा 11, 13 डेढ़ से बढ़ता चला जाता है अनंत तक। ठीक, तो यानी कि केवल अभाज्य संख्या में केवल 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। लेकिन हमें आप पूछा क्या है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा हमारे पास, यही होगा। और जिसमें कि सम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन किसको लिया जाएगा, केवल जो केवल सम संख्या हो। तो देखिए, क्या इसमें सम अभाज्य संख्या में कोई हमारे पास सम अभाज्य संख्या है, 2 है, यानी कि अगर इसमें क्या होगा आंसर, इसमें आंसर होगा हमारे पास केवल 2। तो इसको हम लाइए लिख लेते हैं बढ़िया सा, इसका आंसर केवल होगा 2। ठीक, ठीक, ठीक है, केवल 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य संख्या में केवल आती है। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो यानी कि ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण नहीं होंगे। यहाँ पे लिख देंगे क्रॉस का चिन्ह, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा भाई समुच्चय के अंदर एक भी अवयव हो तो वो रिक्त समुच्चय को एग्जाम्पल नहीं होंगे। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, शून्य समुच्चय। यानी शून्य समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, यानी कि अब समुच्चय क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, यानी कि ये, या बोल सकते हैं फाई। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। अब इसमें एक समुच्चय है, अब एक अवयव है, तो यानी क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं है, खत्म। जब रिक्त समुच्चय नहीं है तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण भी नहीं है।
ठीक है। तो इसमें से हमें छांटना केवल है कि कौन से रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, x जो है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि x क्या है, x लेस देन 5 है और x ग्रेटर देन 7 है। यानी कि इसका मतलब कि x का ऐसा मान बताइए जो x का मान 5 से छोटा हो और x का मान 7 से बड़ा। अब ये देखिए, ये तो वही वाली बात होगी कि अब ये बताइए आप कि कोई x का ऐसा x के कोई ऐसे मान हैं जो कि 5 से छोटे भी हो और x का मान 7 से बड़ा भी हो। अब 5 से छोटा तो नीचे जाएगा, अब 7 से बड़ा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यानी कि ये तो खाली समुच्चय है ना, यानी रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल ये भी है, 5 होगा ये भी। कोई ऐसा बताइए x का, देखिए x का मान 5 से छोटा और x का मान 7 से बड़ा, या तो 7 से बड़े की ओर ले लीजिए तो 7 से 5 से छोटे की ओर ले लीजिए, ना तो ये बड़े की ओर, ना तो ये छोटे की ओर जा रहा है, ना तो ये बड़े की ओर जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि x का मान ना तो 5 से छोटा है ना तो 7 छोटे के बीच में कोई भी संख्या नहीं आएगी, यानी कि खाली आएगा, यानी कि रिक्त आएगा, रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या बोला है, y सच दैट y, यानी कि y इस प्रकार है कि y जो है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देखिए कि समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, वो भी कितने, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए उभयनिष्ठ बिंदु क्या होते हैं, ऐसे मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है। उभयनिष्ठ बिंदु होता है मे बी कि जैसे हमारे पास मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक पहली रेखा ये हो गई और मान लीजिए दूसरी रेखा हम कोई ये बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो रेखाएं तो हो गई, अब दो रेखा जो आपस में गई हैं, देखिए दो रेखाएं आपस में गई, पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये। अब जो दो रेखा गई हैं तो दो रेखा पे एक जो बिंदु कटान बिंदु कट करता है, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु इसको बोलते हैं। तो यानी कि इस रेखा के लिए ये बिंदु और इस रेखा के लिए ये बिंदु, ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ हुआ। दोनों बिंदुओं का, दोनों रेखाओं के बिंदुओं का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है उभयनिष्ठ बिंदु। ये क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु, ये उभयनिष्ठ बिंदु होगा, ठीक है ना। ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब कोई दो समांतर रेखा बना लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए एक रेखा ये है हमारे पास और दूसरी रेखा ये, यानी कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखा जिनके आपस के बीच की दूरियां बराबर होती हैं और ना तो वो कभी आपस में कभी कुछ दूर जा करके नभी तो वो प्रतिच्छेदन नहीं करते हैं ना। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, पहली बात तो आपस जबकि दूरियां बराबर रहेंगी तो समांतर रेखा तो होंगी, ठीक है। और ये रेखा कभी आपस में आगे चल करके वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और जब प्रतिच्छेद करेंगे ही नहीं तो ये इसमें से उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं। ये देख लीजिए, अब जिसमें कि यही चीज़ बोला कि y जो है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये तो गलत बोला है ना, जब आगे कल के कहीं कटेगा ही नहीं, बिंदु मिलेगा ही नहीं, जब कहीं प्रतिच्छेद होगा ही नहीं तो बिंदु ही नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल है, खत्म। कटेगा तभी जब इसमें ये तरह बोला होता कि दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, इस तरह बोला होता तब तो इसको मान लेते कि हाँ दो रेखाएं किसी भी तरह से गई होंगी, हो सकता है समानांतर गई हैं, तब तो ये फिर रिक्त समुच्चय के उदाहरण ना होते, ठीक है। और इसमें ये बोला होता कि सॉरी हम गलत बोलेंगे शायद हमारे ख्याल से, कि इसमें अगर ये बोला होता कि दो समांतर रेखाओं का अगर उभयनिष्ठ बिंदु बोलता तब तो ये फाई होता, खाली होता। अगर इसमें ये बोलता कि दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु तब तो ये हो सकता था कि हाँ मतलब कि ये रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल ना बनते, खाली ना बनता, ठीक है ना। एक ना एक बिंदु तो मिल ही जाता, कटान बिंदु। तो चलिए ठीक है, इसको हम रेस करते हैं, अगले सवाल की ओर तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय परिमित और कौन अपरिमित हैं, यानी इसमें बताना है हमें कि कौन से परिमित हैं समुच्चय हैं और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित हो, तो वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। अगर अवयवों की संख्या अगर अनंत है या बढ़ती चली जा रही है तो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। अगर समुच्चय के अंदर अगर मान लीजिए एक भी अवयव नहीं है तब भी वो परिमित की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। ये हमने कल की क्लास में बताया था आपको, ठीक। चलिए देखिए, बोला है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या कहलाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, बोला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। तो लिखिए यहाँ पर कितना होता है, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, यानी कि होता है जनवरी, और क्या होता है फरवरी, और क्या होगा मार्च, और क्या होता है अप्रैल,
और क्या होता है मई, और क्या होगा जून, और होता है जुलाई, और होता है अगस्त, और क्या होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और क्या होता है दिसंबर। ठीक, तो ये तो फिक्स है। फिक्स का मतलब यह है कि इस एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने से 13 महीने होते हैं क्या? नहीं ना। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो क्या कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि टोटल कुल 12 अवयव हैं। यानी कि इस समुच्चय के अंदर कुल 12 अवयव हैं। तो यानी कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है, सीमित है। तो क्या कहलाएगा? ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। ये होगा परिमित समुच्चय। ठीक, ये कौन समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। अगला देखिए, बोला है 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना। लेकिन ये जो ये तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो है, लेकिन ये क्या है? ये हमारी ये 1 2 3 4 ये क्या है? क्या है? अनंत तक बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये क्या होगा? अनंत तक बढ़ती चली जा रही है। यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। जब सीमा नहीं है तो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक, अगला देखिए, तीसरा वाला देखिए, बोला है 1 2 3 डैश 99 फिर कामा 100। यानी कि देखिए इसमें बोला है कि 1 से 100 तक ये बताइए कि परिमित है कि अपरिमित है। ये भी क्या है? 1 2 3 और डैश 99 फिर 100। यानी क्या है? ये तो एक प्राकृतिक संख्या है ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या ये देखा जाए तो लिमिट है। कहाँ तक गई है? 1 से लेकर के 100 तक गई है। यानी 1 से 100 तक में ये क्या है? एक फिक्स है कि हाँ 1 से गिनती शुरू होकर के 100 तक पे जा अटकी है। तो ये क्या होगा? ये भी ये परिमित समुच्चय की कैटेगरी में आएगा। तो ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, वो भी 100 तक है, तो ये नहीं कि निश्चित है। परिमित समुच्चय। ठीक, अगला देखिए, बोला है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा हमारे पास? देखिए ध्यान से, 100 से बड़े धन पूर्णांक 101, 102, 103, 104 डैश कहाँ तक जाएगा? अनंत तक बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि धन पूर्णांक तो कोई सीमा है ही नहीं है। इसमें बोला है ना 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब धन पूर्णांक तो बहुत होते हैं, लेकिन 100 से बड़े तो कहाँ होगा? इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। सीधा ही बताना है। अगर निश्चित है तो परिमित समुच्चय, नहीं है तो अपरिमित समुच्चय। बस, और कुछ करना नहीं है। बताया ना आपको, क्वेश्चन लगभग सारे आसान हैं। कल हमने जितना आपको बताया था, अगर आप इसको घर पे भी ट्राई किए होते तो ये आपको आ गया होता। ठीक है ना, अगर आपने ट्राई किया होगा तो। अगला देखिए, बोला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय कौन सा होगा? अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय देखना है, वो भी किससे? 99 से छोटे देखना है। तो 99 से छोटा कौन कौन होता है? अभाज्य कौन सा? अभाज्य पूर्णांक कौन कौन होते हैं? अभाज्य पूर्णांक होगा 2। 99 से छोटा है तो क्या होगा? 2 3 5 7 और क्या होगा? 11 फिर डैश से बढ़ता चला जाएगा। कितने? 99 से छोटा। तो 99 से छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? 99 से छोटा अभाज्य संख्या होगा 97। ठीक, देखा जाए तो ये 2 से स्टार्ट हुआ और 97 तक पे जा खत्म हो गया। 99 से छोटा है, यानी कि ये भी क्या है? इसका भी एक निश्चित है कि 2 से स्टार्ट हुआ और 97 तक पे जा अटका है। यानी कि 99 से छोटा अभाज्य संख्या पूर्णांकों का समुच्चय क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक। तो क्या कहलाएगा? ये इसकी सीमा निश्चित है। ये कहलाएगा परिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय कहलाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक, अगला देखिए ताकि, और हाँ, हमें कमेंट में आप लोग जवाब जरूर लिख के भेजिएगा कि किस किस ने बच्चे ने ये पहले हमसे ज़्यादा पहले हल किया है। ठीक है ना, तो ठीक है, इसको हम रेज करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है।
लगभग सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन की तरह है, तो ठीक है, आइए हल करते हैं। ठीक है, देखिए बोला है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं के समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़े हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। अब किसके अक्ष के समांतर बोला है, एक्स अक्ष के समानांतर। एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, ये गया, ये गया, ये गया। देखिए कितने हैं, और भी बढ़ते चलाएगा तो ये भी और अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, ये भी नीचे अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। यानी कि देखा जाए तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं तो रेखाओं में कोई मतलब फिक्स नहीं है कि इतने रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि अनंत रेखा खींची जा सकती है। जब अनंत नाम जैसे ही सुन लीजिए तो किस में चला जाएगा, अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में चला जाएगा तुरंत। ठीक है, यानी कि वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक, अगला देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने टोटल शब्द होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, 26 ना। तो इसमें एक फिक्स है कि ए से लेकर के जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। तो यानी कि ये ये क्या कहलाएगा, परिमित, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, कितनी है, 26। तो कौन सा कहलाएगा, परिमित समुच्चय। जिसमें निश्चित है तो परिमित, और जिसमें अनिश्चित है यानी कि अनंत तक जाएगी तो फिर अपरिमित। ठीक, अगला देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो बताइए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के कितने कितने गुणज हैं, 5 के गुणज कौन कौन से हैं, 5 है, 25 है, नहीं 5 हो गया, और क्या हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, और क्या हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, और क्या होगा, 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं, और तो 25, 30, 35, 30, फिर 40, यानी कि इसे अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। अभी जब अनंत तक बढ़ता चला जा रहा है तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा अनंत तक बढ़ता जाए तो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ये जाएगा अपरिमित समुच्चय। ठीक, अगला देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। पृथ्वी पर अभी वैसे तो कहा जाए कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो है देखा जाए तो अनंत है। लेकिन अनंत में ये बताइए, जानवर में तो देखा जाए तो मनुष्य भी एक प्रकार का ही जानवर ही है। मनुष्य भी एक तरह की क्या है, जानवर भी तो है। मनुष्य एक तरह का जानवर है, और क्या है कि इसमें बस ये फ़र्क है कि मनुष्य को जानवरों में उच्च प्राणी का दर्जा दिया गया है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य की जनगणना करते हैं तभी तो क्या ना हमें राशन वगैरह गल्ला वगैरह मिलता है। तो इसमें मनुष्य के बस फ़र्क इतनी है कि हम मनुष्य में इंसानों की जनगणना की जाती है। शायद अगर जानवरों की भी अगर की जाती तो फिर शायद उनकी भी संख्या होती। यानी कि इसमें देखा जाए तो जानवरों की एक संख्या जो है वो निश्चित होती है कि हाँ भाई देखिए पृथ्वी का एक, जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी का एक स्रोत होता है। अब पृथ्वी में तो लिमिटेड रहेगा ना कि हाँ पृथ्वी पे कितने जानवर हैं। अब ये सब नहीं कह सकते कि हाँ तारे कितने हैं, तारे तो अनगिनत हैं, तो अनगिनत तारे तो वो तो अपरिमित समुच्चय कैटेगरी चलेंगे। लेकिन जानवर जो होते हैं, जानवर भी एक तरह के जीव होते हैं, वो भी क्या होंगे, उनको काउंट किया जा सकता है। अगर उनकी भी जनगणना की जाए तो फिर मिलेगा कि हाँ फिर करोड़ अरबों कितने हैं। ठीक है ना, यानी कि इसमें भी क्या है, ये भी परिमित समुच्चय इसको माना जाता है। ठीक है ना, तो इसको क्या कह रहे हैं, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। ठीक, और क्या बोला है कि लास्ट में बोला है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब एक चीज़ और देखिए, मूल बिंदु कौन कौन से होते हैं, कहाँ समझाऊँ, इधर देखिए, ये देखिए मूल बिंदु से होकर जाने वाले मूल बिंदु कौन कौन होते हैं। ये x होता है, ये y होता है, अभी जस्ट बताएं। ठीक है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। मूल बिंदु कौन से हुए, ये मूल बिंदु कौन सा होगा, 0,0 जिसको बोलते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय कितने होंगे, मूल बिंदु से होकर जाने वाले, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बन गया, और कौन कौन सा जाएगा, कहाँ से जाएगा, एक यूँ बन गया, एक यूँ बन गया। कैसे कितना बनेगा,
अनंत वृत्त बन सकते हैं, यानी कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्याएं जो होती हैं अनंत होती हैं, बहुत अनंत बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनंत बनेगा तो फिर क्या होगा, ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक, तो देखिए बढ़ते हैं फिर। जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हमको कमेंट में आप लिख के इसके जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको हम रेज करते हैं, ठीक है। पहले देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है या नहीं है। मतलब ए बराबर बी का मतलब क्या बता इसमें है कि इसमें बताना है कि समान समुच्चय है या नहीं। अगर समान समुच्चय का मतलब कि क्या होता है कि दो समुच्चयों के अवयवों की संख्या बराबर, अगर समुच्चय ए के और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या अगर बराबर आती है तो वो समान समुच्चय कहलाएंगे। अगर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय नहीं है, अवयव संख्या बराबर अगर नहीं आएगी तो वो क्या कहलाएगी, असमान समुच्चय कहलाएगा। यानी कि ए अगर ए बराबर बी है तो समझ लीजिए समान समुच्चय है, अगर ए बराबर बी नहीं है तो वो असमान समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। देखिए तुरंत देखिए, पहचान जाइए तुरंत फटाक से। ए है इसमें ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है, यानी क्या है, ए बराबर बी है तो इसे क्या कहलाएगा, समान समुच्चय। बस इतना ही करना है और कुछ है नहीं, जो कल हमने बताया था सेम वही है, समान समुच्चय। ठीक, नहीं बराबर आएगा तो क्या कहलाएगा, असमान समुच्चय। खत्म, यही करना है। अगला देखिए क्या है, 4 है इसके पास भी 4 है, 8 है इसके पास, 8 है इसके पास, 12 है इसके पास, 12 नहीं है, 16 है, 16 है, क्या नहीं है, 12 नहीं है, इसके बाद 18 है, इसके बाद 12 है। तो क्या हो गया कि असमान समुच्चय, यानी कि ए इज नॉट इक्वल बी, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, असमान समुच्चय, असमान समुच्चय। कल हमने जो है हिंदी में एक गड़बड़ कर दिया था कि असमान समुच्चय लिख दिए थे, असमान समुच्चय होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि वो उसको सही कर लेंगे बच्चे, ठीक है ना। अगला देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। एक तो ये जो बताया हमने, अब देख लीजिए, जो बोला है कि x सम धन पूर्णांक है और जो क्या है x का मान 10 से छोटा होना चाहिए और जो है 10 के बराबर भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह हमने ये कौन सा फॉर्म लिखा है हमारा, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप लिखा है ना, और ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर रूप। अगर रोस्टर रूप, अगर सोचिए रोस्टर रूप लिखा है, ये समुच्चय निर्माण रूप लिखा है, इसीलिए जो पीछे का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए पढ़ाया था ताकि आप लोग को जब अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला चैप्टर जैसे पढ़ाएंगे तो वो पीछे वाले से कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने पढ़ाया था, ताकि मान लीजिए ये दिया गया है, अब ये हिंदी में लिखा है तो इसको कैसे बराबर करेंगे, जब तक इसका हम रोस्टर फॉर्म नहीं इसका निकालेंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा इसका, बोला है x जो है वो x किस प्रकार का x है, x जो है समधन पूर्णांक है, वो भी कहाँ से कहाँ तक, x का मान 10 से छोटा और 10 के बराबर। तो 10 से कितने कितने छोटे समधन पूर्णांक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यानी 2 से जो कट जाए, और 8 होता है, और क्या होता है, 9 होता है, नहीं होता, 10 होगा, 10 को लेंगे, क्यों, क्योंकि 10 पे बराबर पे है चिन्ह, 10 को काउंट करेंगे। अब देखिए 2 इसके पास है, इसके पास 2 है, 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी, 6 है, 6 है, 8 है, 8 भी इसके पास है, 10 भी है, 10 है, यानी कि दोनों ये दोनों भी क्या है, a इक्वल क्या है, b है, a बराबर b है, तो ये क्या कौन सा समुच्चय कहलाएगा, समान समुच्चय। बस क्वेश्चन ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, बताया ना, बड़ा स्मूथ है। जो हमने कल बताया था कि अगर आप एग्जाम्पल अगर ढंग से किए होंगे तो ये आपके लिए एकदम मक्खन है, ये तैयार रखिए, मक्खन का मतलब एकदम बढ़िया रहेगा, इजी है। अब इसको देखिए ये क्या बोला है, x जो है x संख्या 10 का एक गुणज है, यानी जो x है वो इस प्रकार का x है कि x जो है संख्या 10 का गुणज है। 10 के कितने कितने गुणज होते हैं, 10 हो गया, और कितने कितने होते 10 के गुणज, 10 के गुणज कौन कौन से, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60 डेढ़ अनंत तक बढ़ता चला जाएगा ना। अब देखिए मिलाइए, समुच्चय 10 है इसके पास भी 10 है, 20 है, 15 छूट गया, अब छूट गया तो असमान समुच्चय हो गया। सीधा लिखिए, इसमें इतना ये नहीं कि 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, मिलाते चले जाए, एक भी नहीं मिल रहा है तो वो असमान की कैटेगरी में गया, ठीक है ना। तो a इज़ नॉट इक्वल b, तो क्या कहलाएगा, ये
असमान समुच्चय, असमान समुच्चय। ठीक, तो ठीक है, बेहतर ये तो समझ में आना चाहिए जहाँ तक हमारी उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई वो नहीं है भाई। अगर समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी, समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव अगर आपस में बराबर हैं तो वो समान समुच्चय कहलाएगा। अगर समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव के बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, असमान समुच्चय। बस इतनी ही फ़र्क है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको हम रेज करते हैं। देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है 2,3 और इसमें क्या बोला है कि बी, ये तुम्हारा रोस्टर रूप हो गया। ये इसका क्या है, ये है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को सबसे पहले किसमें करना है, रोस्टर रूप में, ताकि जब ये रोस्टर रूप रहेगा, ये रोस्टर रूप रहेगा, तभी मालूम चल पाएगा कि हाँ ये समान है कि असमान है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो इसका हल करिए, इस समीकरण का हल करिए पहले वाले का। पहले वाले का क्या होगा, देखिए ध्यान से। पहले वाले का हल क्या है कि a इक्वल कितना है 2,3, ठीक, और बराबर b वाले का हल करते हैं। b वाले का हल आइए करते हैं। ठीक है ना, b इक्वल कितना है, ठीक, आइए देखते हैं। तो b वाले का हल करिए, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल में 0। बोला है कि x जो है, x जो समीकरण है वो इस प्रकार का है कि x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो इस समीकरण का हल करिए तो कितना मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस में कितना लेगा 3 दूनी 6, यानी कि 2x प्लस में 3x और प्लस में 6 इक्वल में 0। तो कितना बनेगा, x स्क्वायर प्लस का 2x एक ब्रैकेट में और ये प्लस का कितना हो जाएगा 3x प्लस का 6 एक ब्रैकेट बराबर में 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस में 2, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 3 दूनी 6, सॉरी हाँ ठीक है, बराबर में 0। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, तो एक बार 0 कराइए सबको बराबर में, x प्लस 2 बराबर 0, ये कितना जाएगा x प्लस 3 बराबर में 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 2 उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, उधर भेजिए प्लस का 3 को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से x के कितने मान आ गए, 2 मान, यानी यहाँ पे x में कितने मान आ गए हैं, माइनस का 2 और कामा माइनस का 3। तो क्या देखिए यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 में क्या आ रहा है, इसमें सॉरी समुच्चय ए में क्या है, प्लस का 2 माइनस और प्लस का 2 प्लस का 3, ये माइनस का 2 माइनस का 3। तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं बराबर है। तो यहाँ लिखिएगा कि अतः कि a इज नॉट इक्वल b, यानी समुच्चय a समुच्चय b के अवयव नहीं मिल पा रहे हैं, आपस में बराबर नहीं है। तो क्या कहलाएगा, ये होगा असमान समुच्चय, असमान समुच्चय, असमान समुच्चय। ठीक, अगला देखिए, अगला कौन सा हमारे पास, ये वाला पार्ट देखिए क्या है। बोला है कि x जो है, x इस प्रकार का है कि बोला है x जो है, x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। इसको करिए, क्या होगा इसमें से f कामा o कामा l, फिर एक l छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि समुच्चय में अवयव की संख्या रिपीट होती है, फिर o भी छोड़ देंगे, फिर w लेंगे। ठीक, अब ये करिए अगला वाला b पार्ट, क्या है हमारे पास, ये भी वही है, y शब्द वॉफ का एक अक्षर है। तो क्या होगा w कामा o कामा, फिर क्या होगा, इसमें तो कोई अवयव रिपीट हो ही नहीं है, तो सीधा लिख दिए कामा करके w o l और फिर कामा f। अब देखिए मिलाइए, क्या ये दोनों बराबर हैं, f इसके पास है, f इसके पास है, o इसके पास है, तो a इसके पास है, l इसके पास है, l इसके पास भी है, w इसके पास भी, w इसके पास भी। समुच्चयों में अवयवों का जो क्रम होता है वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो अवयव इसके पास भी है वही अवयव समुच्चय बी के पास भी होना चाहिए, तब ये माना जाए कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के बराबर है, यानी कि ए इज इक्वल बी। तो क्या होगा, ये समान समुच्चय होगा, समान समुच्चय। समान समुच्चय, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम रेज करते हैं, ठीक है ना।
देखिए इसमें बताना है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी कि इसमें बताना है कि कौन से समुच्चय आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। ठीक है, देखिए बोला है कि देखिए क्या ए और बी समुच्चय, अभी देखिए एक एक पहले एक एक सेपरेट बाय सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, पहले एक बार ए उठाएंगे, फिर पूरे से तुलना करेंगे क्या ये आपस में बराबर हैं, फिर बी को लेंगे, फिर बी को क्या करेंगे, फिर पूरे से सबको तुलना करेंगे, फिर लास्ट में ए से भी कर देंगे। नहीं, उस ए से नहीं करेंगे क्योंकि ए और बी तो हो ही गया। फिर बी से उठाएंगे, पूरे से तुलना करेंगे, फिर सी को उठाएंगे, पूरे से तुलना करेंगे, फिर डी से उठाएंगे, पूरे से तुलना करेंगे, फिर ऐसे करते करते पूरे सबसे तुलना कर देंगे। सबसे तुलना करने की आवश्यकता खैर है नहीं, पहली बात तो जो है समान तो उसी को चयन करना है, बाकी किसी को करना है नहीं। देखिए ए और बी बराबर हैं, देखिए 2 इसके पास है, इसके पास 2 है, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, 8 इसके पास है, 8 इसके पास नहीं है, तो यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल बी, पहला हो गया। मतलब बता देना, चलिए ठीक है बता देते हैं। अब देखिए, अब वो ए की तुलना सी से करिए, भाई ए की तुलना बी से कर लिए, अब ए की तुलना सी से करिए। देखिए 2 इसके पास है, 2 इसके पास है नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल सी, असमान समुच्चय। ए की तुलना डी से करिए, 2 इसके पास है, इसके पास 2 है, चलिए ठीक है। 4 इसके पास है, 4 इसके पास भी है, 8 इसके पास है, 8 इसके पास है नहीं है, तो ये क्या होगा, ए इज़ नॉट इक्वल क्या होगा, डी, यानी कि असमान समुच्चय। अब ए की तुलना ई से करिए तो क्या होगा, कहीं भी प्लस माइनस का 1 न तो कहीं प्लस का 1 है, ये देखिए, यानी कि ए इज़ नॉट इक्वल ई। ठीक, अब ए की तुलना एफ से करिए तो देखिए क्या है, कहीं इसको छोड़िए, इस ए के देखिए, ए कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ए इज़ नॉट इक्वल एफ, ए इज़ नॉट इक्वल एफ, असमान समुच्चय। इसको देखिए ये भी बराबर नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल जी। हम एकदम पूरी तरीके से कर दे रहे हैं ताकि आप लोग के मन में कहीं भी डाउट ना रहे। ठीक है ना, अब देखिए ए की तुलना एच से करिए, है ही नहीं है, इसके पास 1 है, इसके पास 0 है, इसके पास 0 एक भी नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल एच, ये पहला। अब देखिए बी से तुलना करिए, बी की तुलना करिए, बी की तुलना करिए, 1 इसके पास है, इसके पास 1 है क्या नहीं है, तो बी इज़ नॉट इक्वल सी। बी की तुलना डी से करिए, 1 इसके पास है, इसके पास 1 है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी, 4 इसके पास भी है, यानी कि बी और डी जो होंगे वो समान समुच्चय कहलाएंगे। तो बी इक्वल डी जो है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, समान समुच्चय, समान समुच्चय। बाकी अभी तक जितने भी कर रहे हैं क्या हो रहे हैं, असमान चले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही मेन चीज़ यही लिख दीजिएगा बाकी। ठीक है ना, अब बी, अब फिर ई में कराइए, प्लस का 1 है, चलिए ठीक है, माइनस का 1 है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो बी इज़ नॉट इक्वल ई, तो बी इज़ नॉट इक्वल ई। ठीक, असमान समुच्चय। बी और एफ में कराइए तो क्या होगा, 0 0, ए नहीं है, तो बी इज़ नॉट इक्वल एफ। ठीक, ये भी असमान समुच्चय हो गया। फिर जी में कराइए, -1 है, -1 इस पास है नहीं है, तो बी इज़ नॉट इक्वल एफ, फिर जी। ठीक, और बी इज़ नॉट इक्वल एच, क्यों, क्योंकि 0 इसके पास है, इसके पास 0 ही नहीं है, नॉट इक्वल एच। इसी प्रकार से सब ऐसे ही करना है। ठीक है ना, चलिए ये समान समुच्चय है तो इसको हम सीधा लिख देते हैं ना, सीधा यहाँ पर इसको लिख दीजिए सही समान समुच्चय, ताकि इसका थोड़ा जगह बच जाएगा करने के हिसाब से। बाकी इसको ध्यान रखिएगा कि हाँ ये समान समुच्चय है, बाकी हमने मार्क भी कर दिया है। ठीक है, अब सी को पकड़िए, 4 इसके पास, इसके पास भी है, 8 इसके पास नहीं है, तो बी और डी, सी और डी नॉट इक्वल है, सी इज नॉट इक्वल डी। ठीक, सी और ई को कराइए, माइनस का 1 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है ना, माइनस का 1 कहीं नहीं दिख रहा है, तो सी इज़ नॉट इक्वल ई। एफ में कराइए, बराबर नहीं है, देखिए चेक करिए, इतना तो दिमाग चलाइए थोड़ा सा। सी और एफ नॉट इक्वल, सी और जी नॉट इक्वल, सी और जी नॉट इक्वल, थोड़ा सा अपने दिमाग चलाइए। सी और एच नॉट इक्वल, सी और एच नॉट इक्वल। ठीक, अगला देखिए, अब किसकी पारी है, डी की, तो डी और ई बराबर हैं, नॉट इक्वल।
तो लिखिए यहाँ पर, चलिए लिख दीजिए डी और ई नॉट इक्वल हैं। ठीक, डी और ई, डी और ई, डी और ई, डी और ई नॉट इक्वल हैं। फिर डी और एफ इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। डी एफ भी नॉट इक्वल के बराबर आ रहा है, डी और एच जी भी नॉट इक्वल के बराबर आ रहे हैं। कितना नॉट इक्वल आएगा भैया, डी और एच भी नॉट इक्वल हैं, नॉट इक्वल है। अगला देखिए, इसी प्रकार से देखिए हम तो देखा जाए ना। अब देखिए ई, अब ई की तुलना एफ से कराइए, ये दोनों बराबर हैं, ए है इसके पास भी नहीं है, तो ई और एफ जो है, ई और एफ जो है वो नॉट इक्वल हैं। ठीक, और ई की तुलना जी से कराइए, कितना होगा, -1 -1 प्लस का 1 प्लस का 1, ये मिल गया। यानी ई और जी, ई और जी ये क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। ठीक है ना, ये समान समुच्चय होगा ई और जी। ठीक, ई और एच नॉट इक्वल, एक है, जीरो है, जीरो नहीं है। ई और एच नॉट इक्वल। देख लीजिए, बाकी आपको और भी तुलना करना हो तो ए और एच से कर लीजिए, साफ ही साफ जानी पर लाएगी नॉट इक्वल है। यानी कि इसमें से केवल देखा जाए तो हमारे पास आंसर में जो आप लिखेंगे कि बी और डी जो है वो बराबर हैं, और कौन बराबर है, ई और जी बराबर हैं। ये दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे, समान समुच्चय। ठीक, तो ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। और ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कोई खास इसमें था नहीं, लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन को कराना तो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ। ठीक है, तो